हैदराबाद के सांसद और एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पिछले 3 साल से मांग कर रहे थे कि हज यात्रा पर सब्सिडी खत्म कर दी जाए। सब्सिडी का पैसा मुस्लिम लड़कियों की पढ़ाई पर खर्च किया जाए। आज मोदी सरकार ने ओवैसी की मांग पूरी करने का ऐलान कर दिया। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने ऐलान किया कि आज के बाद सरकार हज यात्रा पर 1 पैसे की सब्सिडी नहीं देगी। देश में ब्रिटिश हुकूमत ने 1932 में द पोर्ट हज कमेटी बनाकर हज यात्रा पर सब्सिडी देने की शुरुआत की थी, जिसे आजादी के बाद 1959 में हज एक्ट बनाकर जारी रखा गया। हर साल करीब 1.5 लाख भारतीय हज यात्रा पर मक्का मदीना जाते रहे हैं, जिन्हें औसतन 1 लाख रुपए से ज्यादा की सब्सिडी मिलती थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अल्तमश कबीर और जस्टिस रंजना देसाई की बेंच ने 2012 में हज सब्सिडी को असंवैधानिक और कुरान के खिलाफ बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया था कि 2022 तक हज सब्सिडी पूरी तरह खत्म कर दी जाए। मोदी सरकार ने इस बारे में एक कमेटी बनाई थी। नवंबर 2017 में कमेटी ने सिफारिश की थी कि 2018 से हज सब्सिडी पूरी तरह खत्म कर दी जाए और हज सब्सिडी का पैसा मुस्लिम बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर खर्च हो। उसी सिफारिश को केंद्र सरकार ने लागू करने का ऐलान कर दिया है। हज सब्सिडी 2018 के हज के बाद नहीं रहेगी, 2018 में के हज में नहीं रहेगी। और इस बार जो है वो खुशी की बात है कि आजादी के बाद से सबसे ज्यादा हज यात्री 1,75,000 हज यात्री हज करने के लिए जाएंगे। जो हज सब्सिडी थी, उस हज सब्सिडी का जो समाज के शैक्षणिक सशक्तिकरण में इस्तेमाल होगा, खासतौर से लड़कियों, बच्चियों के, लड़कों, महिलाओं के शैक्षणिक एजुकेशनल एम्पावरमेंट के लिए उसका इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि जो है वो जो शिक्षा के क्षेत्र में एक पिछड़ा हुआ है समाज, उस शिक्षा के क्षेत्र में उसको बराबरी का एहसास कराया जा सके, उसका सशक्तिकरण कराया जा सके। और इसलिए जो है वो हज सब्सिडी खत्म कर दी जाएगी। सवाल उठने शुरू हुए कि क्या वाकई में ये मुस्लिम लड़कियों की पढ़ाई लिखाई में पैसा खर्च हो पाएगा? क्या ये फैसला सही है, गलत है, और इस फैसले को किस नजर से देखना चाहिए? और हिंदू तीर्थ पर जो पैसा राज्य सरकारों से या केंद्र सरकार से सुरक्षा के नाम पर या दूसरी सुविधाओं के नाम पर खर्च होता है, क्या वो भी बंद होगा? इस पर चर्चा करने के लिए महाबहस में हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सैयद जफर इस्लाम बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजपाल कश्यप हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। थोड़ी देर में लेफ्ट के नेता अमीक जमई भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है। और मुबारक हसन मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आप सभी का बहुत स्वागत है। सैयद जफर इस्लाम, कोर्ट ने भी कहा था कि यह हज सब्सिडी खत्म होनी चाहिए, धीरे धीरे करके खत्म होनी चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के जमाने में जो 70,000 करोड़ हुआ करता था, वो पिछले साल घटकर 200 करोड़ तक आ गया था। क्या ये एक नीतिगत फैसला जो धीरे धीरे आगे बढ़कर पूरा हुआ है, और क्यों ये जरूरी था? 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, मुस्लिम समाज को समझना चाहिए। मेरे ख्याल से मुस्लिम समाज समझते हैं, सिवाय उन लोगों के जो इसको गलत तरीके से बयान करते हैं या लोगों में जो लोगों को मिसलीड करने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, पहला, इस्लामिक धर्म के कानून के हिसाब से, इस्लाम धर्म के कानून के हिसाब से कोई भी हाजी उस वक्त हज फर्ज होता है जब वो अपने पैसे से, अपने हक हलाल के कमाए हुए पैसे से अफोर्ड कर सके। अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए उसकी खुद की। वो बोरो करके या किसी तरह का सपोर्ट करके हज नहीं कर सकता, हज इस पर लाजिम नहीं होता। पहली बात, हज कंपलसरी नहीं होता। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हज सब्सिडी, अब ये तो हो गया धर्म के हिसाब से। अब टेक्निकली एनालाइज कीजिए तो हज का जो सब्सिडी का पैसा वो हाजी के पास नहीं जा रहा था, उससे कोई बेनिफिट हाजी का नहीं। एक सिंपल मिसाल देते हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स को जा रहा था, चाहे एयरलाइंस हो, चाहे ट्रैवल एजेंसी हो, चाहे अलग अलग एजेंसीज हो। जैसे आज अगर आप जाइए ओवर द काउंटर टिकट लीजिए, दिल्ली जद्दा या बॉम्बे जड्डा, जड्डा बॉम्बे, आपको मिलेगा 25-30 हजार इकोनॉमी क्लास की टिकट, उससे ज्यादा नहीं, शायद 20-22 हजार में मिलेगा। लेकिन अगर आप आज हज के लिए लेंगे तो आपको 1,20,000 तक की टिकट की कॉस्ट हो जाती है, और सबसे सस्ती टिकट जो होती है वो 60-70 हजार की होती है। तो आप 3 टाइम ज्यादा देते हैं। क्यों? इसलिए कि प्लेन वहां से जाती है, प्लेन वहां से आती है, प्लेन वहां से जाती है, प्लेन वहां से आती है। उस चक्कर में जो है आप उसको सब्सिडाइज, सरकार को पैसा देना पड़ता है उसके लिए, और हाजियों को कुछ कंपनसेट करना पड़ता है। तो दोनों देते हैं सरकार।
अब खुद जो हाजी जो जाएगा 1,75,000 वो लोग जो होंगे जिनको जो अपने अफोर्ड कर सके, जिनको हक भी है जाने का, और साथ साथ ये पैसे जो है मुस्लिम समुदाय के बच्चों के लिए, गर्ल चाइल्ड के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, इसी समुदाय के एम्पावरमेंट के लिए खर्चा होगा। उससे बेनिफिट जो है फार रीचिंग होगा, जो कि सर्विस प्रोवाइडर और एजेंसीज पर खर्च कर दिया गया है, और उसके लिए मुस्लिम समुदाय के हाजिज को भी देना पड़ता है। बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है। तीसरी एक लास्ट बात, अब सुशांत जी लास्ट बात, हमारे सरकार की जो तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, सरकार की जो ये थी कि तुष्टीकरण किसी भी से नहीं होना चाहिए, तो ये भी एक उसका खात्मा है कि हमारी सरकार तुष्टीकरण नहीं करना चाहती, एम्पावर करना चाहती है। अरे तुष्टीकरण की और चौथी बात जो है, एक मिनट कैसे बात कर रहे हैं आप? एक मिनट, मुबारक हसन साहब मैं आपके पास आऊं, एक छोटा जवाब दीजिएगा सैयद जफर इस्लाम। जरा सुन, सैयद जफर इस्लाम, मेरा छोटा सा सवाल है कि आपने बड़ी अच्छी, चलिए कोर्ट ने भी कहा आपकी नीयत अच्छी है कि भाई पैसा जो है वो मुस्लिम बच्चियों की पढ़ाई में लगे और पैसा बच जाए तो वहां खर्च हो तो ज्यादा अच्छा है, उनका विकास हो पाएगा। तो ऐसे खर्च कहां कर रहे हैं? एक मिनट सर, मैं आ रहा हूं, एक सवाल उनसे पूछ लूं। इलाहाबाद में जो कुंभ लगा 2014 में, सुन लीजिए जफर भाई, के बात करना जफर भाई, इलाहाबाद कुंभ में 2014 में केंद्र सरकार ने 1150 करोड़ रुपए खर्च किए, यूपी गवर्नमेंट ने 11 करोड़ खर्च किए। सिंगस्त महाकुंभ पे 100 करोड़ खर्च हुआ। मानसरोवर यात्रा के लिए राज्य सरकारें पैसा देती हैं। बिल्कुल। दिल्ली सरकार ने अभी फैसला किया है कि वो तीर्थ कराएगी बुजुर्गों को और उसके लिए अलग अलग जगहों पर वो पैसा देगी। क्या ये सारे जो पैसे खर्च हो रहे हैं हिंदू तीर्थ के लिए, ये भी खत्म होंगे और जो हिंदू गरीब बच्चे हैं उनकी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल होगा? देखिए, जहां तक मानसरोवर की बात आपने की, उसमें कोई सच्चाई नहीं, कोई पैसा खर्च नहीं होता सरकार का। आप अपने फैक्ट्स देख लीजिए सर। मानसरोवर में जो सुविधाएं दी जाती हैं, जो सुविधाएं दी जाती है उसमें तो पैसा खर्च होता है, और यूपी सरकार भी सब्सिडी देती है सर, 1 लाख रुपए की सब्सिडी देती है यूपी सरकार। मेरे फैक्ट सही है। एक मिनट, जो प्राइवेट ऑपरेटर से जाते हैं उनको भी दिया जाता है। मेरे फैक्ट सही है सर। जफर भाई, सच्चाई से दूर मत भागिए। आपकी सरकार क्या कर रही है दुनिया देख रही है। अरे एक मिनट रुक जाइए सर, उनको जवाब दे लेने दीजिए। एक मिनट, मुबारक जी को एक बार पहले जवाब दे दे, फिर आपको जवाब दे। आप मुबारक जी, आपको सवाल जवाब करना है ना, तो आप डायरेक्ट सवाल जवाब कीजिए। ये एंकर के जब बोल रहे हैं तो बीच में आप अरे बीच में नहीं, अरे भाई, अरे हिंदुस्तान में बोलने की आजादी है, तो आप हमें चुप कराएंगे? नहीं, आप हमें चुप कराएंगे? अच्छा नहीं, वो नहीं कराएंगे। आप एंकर है क्या? आप तय करेंगे? अच्छा मुबारक भाई, उनको बोलने दीजिए, फिर आपको मैं मौका दे रहा हूं। अरे बोलिए जफर भाई, आप अपनी बात रखिए। जी जरा, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, ये जो आपके साथ बैठे धर्म गुरु के नाम से छोड़ दीजिए, आप मेरी सवाल का जवाब। समाज के सबसे बड़े नहीं, समाज के मुस्लिम समाज के सबसे बड़े दुश्मन यही। हाँ, सबसे बड़े दोस्त आप ही है धर्म गुरु सैयद जफर इस्लाम। तुम ही सबसे बड़े दोस्त हो मुस्लिम समाज के। अरे अपनी रोटी से तो बातें कर रहे हो भाई, क्या बातें कर रहे हो? मिसलीड करने में नहीं, तुम ही सबसे बड़े दोस्त हो, तुम ही मुसलमानों के सबसे बड़े खैरखा हो। चाहते हैं जाहिर। अरे चिल्लाने से डिबेट नहीं होता है, चिल्लाने से डिबेट नहीं होता है। अरे आप जैसे मौलवी लोग मौलवी जैसे समाज को नहीं, अरे सुनिए, मौलवी आपके हलक के नीचे से मौलवी आपके हलक के नीचे से उतरेगा। ये बताइए, आपके हलक के नीचे से उतर नहीं सकता। वो जो कह रहे हैं कि कुरान में है कि अपने पैसे से आप जाकर पैसे कुरान क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर? नहीं सुन लो, अरे जफर इस्लाम यहाँ पर नहीं सुन लो, हज सब्सिडी के लिए कुरान क्या पढ़ रहे हो? कुरान से मिसाल दे रहे हो और 3 तलाक के ऊपर उस वक्त खामोश क्यों बैठे? कुरान में ये है या नहीं, ये बताइए ना मुबारक। कुरान की बात, कुरान में ये है या नहीं कि अपने अरे जफर इस्लाम, आप हमें क्या सिखाएंगे कुरान के बारे में? उनको छोड़िए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कुरान में ये है या नहीं कि हज सब्सिडी के लिए पैसा रख लेने से? हाँ सही कह रहे हैं। हर आदमी टोपी, नहीं सुन लीजिए, अरे जफर इस्लाम सुन लो भाई, हर आदमी दाढ़ी टोपी पे बोल करके अपना अपनी जान बचा लेता है हर आदमी। जफर भाई आप थोड़ा सा रुक जाइए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। क्या पढ़ाई की है जफर भाई? थोड़ा सा पढ़ाई की है। आपको मैं क्यों बताऊँ क्या पढ़ाई की है? बना के आपको मैं क्यों बताऊँ? क्यों बताऊँ मैं? जफर भाई मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा आपसे मुबारक नहीं चाहिए। आप मेरी बात सुनिए, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप उनको जवाब क्यों दे रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे ये बताइए, जो उन्होंने कुरान की बात कही, अपने कुरान में लिखा है कि अपने पैसे से हज कीजिए, क्या ये सही है? चले जाओगे? अच्छा, कांग्रेस से पूछ रहा हूँ। अरे कांग्रेस के बारे में आप क्या बोल रहे हैं? कांग्रेस के ऊपर डिबेट नहीं है। मुबारक सैयद जफर इस्लाम क्यों डिबेट कर रहे हैं? आपके पास डिबेट कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हैं आप? सबसे पहले बीजेपी कांग्रेस क्यों कर रहे हैं आप? नहीं, सबसे पहले ये
अरे सबसे पहले तो ये बताइए इस्लाम क्या कहता है? तुम ये मत सोचो बीजेपी क्या है, इस्लाम क्या कहता है? अरे तो आप क्या मानते हैं इस्लाम को? आप इस्लाम को, अरे इस्लाम की तालीमात को, इस्लाम की तालीम को जाओ, आप क्या मान रहे हैं इस्लाम को? तुम अपने बारे में बात करो। अरे आपसे पूछता हूँ मैं, मुस्लिम बच्चों पे। अरे मैं आपसे पूछता हूँ, आप क्या कर रहे हो मुस्लिम के लिए? आप मेरे सवाल का जवाब देंगे? क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं मुसलमानों के लिए? मेरे सवाल का जवाब देंगे या मैं ऑडियो नीचे करा दूं? मैंने आपको मेहमान बुलाया है ना? जी बोलिए। मैं आपसे कह रहा हूँ, मेरा सवाल ये है कि क्या वो जो पूछ रहे हैं इस्लाम इसकी इजाजत देता है कि आप अब दूसरे से पैसा लेके या मदद लेकर आप हज करें? देखिए वो सुशांत सिन्हा वो दूसरी चीज है, दूसरी चीज वो दूसरा मुद्दा है। इस्लाम इजाजत देता है। मैं ये कहता हूँ कि केंद्र सरकार की जो नीयत है ये मुस्लिम के लिए, अकलियत के लिए बिल्कुल सही नहीं है। केंद्र सरकार की नीयत कि जो ये कहा जा रहा है कि इस्लाम में इजाजत नहीं है, सही है तुमने? वो अलग चीज है, इजाजत है कि नहीं? पहले सही गलत बताइए। वो अलग चीज है सुशांत सिन्हा। मैं आपसे कह रहा हूँ बताइए। देखिए इस्लाम इजाजत देता आप नहीं बोल पा रहे क्योंकि आप जानते हैं कि गलत बात है। ये कोई तर्क नहीं है सुशांत भाई। अमीर भाई ये बताइए, ये पूरी बहस तो कहीं और चली गई इस लड़ाई में, और मुबारक हसन साहब भी नहीं जवाब दे रहे। इसका मतलब कुरान में यही होगा। मैं तो ज्यादा जानता नहीं, मैं जो जफर इस्लाम कह रहे हैं और जो देखने को मिल रहा है उस पर जवाब दे रहा हूं। लेकिन ये बताइए कि क्या इसकी जरूरत थी कि इस सब्सिडी को खत्म किया जाए? देखिए जफर इस्लाम भाई बहुत सीनियर आदमी है, उनसे ये कौन है जो इस तरह से बातें कर रहे हैं? ये तरीका नहीं है विरोध करने का। जो बिल्कुल जो वो बोल रहे हैं वो बोले, फिर हमको जब जवाब दे रहे फिर हम जवाब दें। बीच में ऐसे बात नहीं की जाती, ये तरीका नहीं है। अरे जमीर जी बोलिए, आप बोलिए। हज सब्सिडी के मामले में मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं, भारत के मुसलमान आज से नहीं, पिछले 20 सालों से इन सरकारों को, जो भी सरकारें थीं, उनसे ये कह रही थी कि भैया ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हज सब्सिडी है, जितनी भी तंजीमें हैं मुसलमानों की A to Z, कि भैया ये सब्सिडी खत्म करो, ये हमारे ऊपर एक लानत है और हमको जिसको जाना है, जो एलिजिबल है वो जाएगा हज करने के लिए। ये तरीका, मतलब ये आइन के खिलाफ तरीका है। ये मुस्लिम धर्मगुरुओं ने हमेशा ये अपनी लाइन ली है, या जमीयत हो, जमात इस्लामी हो, कि ये सब्सिडी खत्म होनी चाहिए। और ये यूपीए 1 यूपीए 2 में खत्म होने की बात थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा था, इसलिए ये मोदी साहब के समय पे हुआ। ये फैसला अच्छा फैसला है। अब देखिए, अब ये मेन बात क्या है, ये एयर इंडिया से जुड़ा हुआ मामला है। मैं आपको इसको जोड़ के, मेरी आप बात 1 मिनट में लूंगा, 1 मिनट लूंगा, सिर्फ बोलने दीजिए मुझे। ठीक है। कि देखिए, इसके साथ साथ अगर भारत सरकार मुसलमानों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रही है हज को लेकर, उनकी तालीम को लेकर, अब जैसे ग्लोबल टेंडरिंग का मामला है, अब जब लोग हाजी जाते हैं, या तो सऊदी एयरलाइंस या तो हमारी एयर इंडिया इतनी खस्ता हालत में है कि पूरे एक हज के टूर में 1,74,00,000 लोग इस बार जाने वाले हैं। इन दोनों के बीच में ही वो टिकट बंटते हैं। अब आप सोचिए कि 50,000 पर पैसेंजर जो है ये किराया पड़ता है। आम दिनों में आप जाएं तो 25,000 रुपए में आप सऊदीया आ जा सकते हैं। तो अगर मुसलमानों से बहुत प्रो अपने आप को दिखा रही है ये मोदी जी की सरकार, तो उनको करना चाहिए कि इसकी ग्लोबल टेंडरिंग कर दें, ताकि इंटरनेशनल कंपटीशन हो, और उसमें किराया 25,000 नहीं 20,000 तक आ जाएगा। इससे देश के जो गरीब लोग हैं, जो जाना चाहते हैं, उनका बड़ा फायदा होगा। और ये जो लड़कियों की बात बोली जा रही है, लड़कियों को एजुकेशन देंगे, माजरत के साथ जफर भाई आ रहा हूं मैं, उनको बात पूरी करने दीजिए, फिर आप जफर भाई आपसे ही बोल रहा हूं मैं। जफर भाई माजरत के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, प्लानिंग कमीशन में जो बजट है माइनॉरिटीज के वेलफेयर का, प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट का जो प्रोग्राम है माइनॉरिटीज वेलफेयर में, उनकी जो एजुकेशन का सारा बजट है, स्कॉलरशिप है, प्लानिंग कमीशन के जरिए वो बजट आपकी सरकार ने आधा कर दिया है। तो ये दावा मुझे समझ में नहीं आ रहा है आपका। ठीक है, आप जवाब दे दीजिए जफर भाई, फिर मैं राजपाल भाई आपके पास आऊंगा। देखिए, 2-3 बातें जो कही अमीक जी ने, उसका जवाब देता हूं मैं। पहली बात कि 2012 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर में साफ लिखा था कि एंटी इस्लामिक है, और हर तंजीमों ने कहा था कि इसको नहीं होना चाहिए। ये कैसे मुस्लिम धर्म गुरु यहां बैठे हैं जो टोपी लगा के इस्लाम का गलत नजरिया पेश करते हैं लोगों के सामने, इन पर लानत है। दूसरी बात ये कहना चाहता हूं, दूसरी बात ये नहीं, अरे चुप रहो,
तो मैं इस्लाम नहीं, आप उसमें मत जाइए, आप अपनी बात को रखिए, पेश करो। दोस्तों, तो दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि एयर इंडिया के मैं डायरेक्टर होने के नाते मैं ये जानता हूं, इस बात की मुझे जानकारी है कि एयरलाइंस में जब इसका ग्लोबल टेंडरिंग हुआ था, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ था, पार्टिसिपेट करने वाली सिर्फ 2 एयरलाइंस थे जो कि जिनको उस तरह के, इसलिए कि उनको प्लेन जो है इंडिया से इतनी प्लेन आने जाने के लिए एयर मार्क कर सके। तो आप जमई साहब जो कह रहे हैं, अमीर साहब, वो उन्होंने जो बात उठाई वो बात ऑलरेडी इंप्लीमेंट की गई है और उसका कॉस्ट कम नहीं हुआ है, इसलिए कि एयर मार्क करने के लिए उनको उसका कॉस्ट का पैसा लेना पड़ता किया गया है, उनके लिए चार्ज करते हैं। सर मुझे एक ब्रेक पर जाना है, उससे पहले मैं चाहता हूं कि मैं राजपाल साहब का भी एक रिएक्शन लूं। राजपाल साहब, ये फैसला सही है, गलत है, क्या है आपकी नजर में? मुस्लिम विरोधी तो नहीं है? देखिए, ये जिस तरीके से सुशांत जी इन्होंने मंत्री माननीय मुख्तार अब्बास नकवी जी ने डिफाइन किया है कि ये जो सब्सिडी का पैसा बचेगा इसको शिक्षा में लगाया जाएगा, लड़कियों की, छात्राओं की। तो क्या केवल शिक्षा इसी वजह से रुकी है? मैं इनसे पूछना चाहता हूं, या 4 वर्ष से भारत में बीजेपी की सरकार है, 4 बजट निकल चुके, इसके मतलब 4 बजट आपने पैसा ही नहीं दिया उन छात्राओं को, उस वर्ग के छात्राओं को प्रमोशन के लिए। आपने केवल इसी बजट की व्यवस्था केवल इसी के लिए सोच रखा था। नहीं, वो ये नहीं कह रहे कि हो ही नहीं रहा, वो कह रहे हैं और पैसा मिल जाएगा, लेकिन नहीं वो लगा दें। साथ में पूरे देश में सब्सिडी कम कर रहे हैं, हर चीज की खत्म करते जा रहे हैं, गरीब आदमी की सिलेंडर पे खत्म कर दिया। तो सुविधाएं क्या दे रहे हैं? टैक्सेज आप बढ़ा रहे हैं, जीएसटी के माध्यम से कितने टैक्सेज बढ़ गए, जनता को सुविधा क्या टैक्स के नाम पे दे रहे हैं? आप सब्सिडी सभी माफ कर दो, लेकिन टैक्स जो ले रहे हैं उसकी सुविधाएं क्या दे रहे हैं? किसी भी व्यवस्था में सुविधा, न स्वास्थ्य है, न रोड है, न शिक्षा है, और आप टैक्स पे करते हैं तो सब्सिडी दी जाती है। तो जो लोग हज यात्रा नहीं करते, नहीं जा रहा था, लेकिन हम कह रहे हैं ये गुमराह क्यों कर रहे हैं? पूरा देश को गुमराह करने का ठेका क्यों ले रहे? ये देश की सरकार गुमराह क्यों कर रही है? ये अब मूल मुद्दों से भाग रही है। चौथा बजट 5वें साल लगने जा रहा है, 5वां बजट आने जा रहा है, इसलिए ये देश के जो नौजवानों के साथ में वादा किया था कि रोजगार देंगे, और किसान आज आत्महत्या कर रहा है, सीमा पे जवान मारा जा रहा है डेली, इन सब चीजों से दिमाग हटाने के लिए ये सब चीजें कर रहे हैं। ठीक है, अरे आपको जवाब देना चाहिए। 2 करोड़ लोगों को रोजगार आपने दिया, 15 लाख रुपए लोगों के अकाउंट में आए। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, महाबहस में हम जल्द लौटेंगे। लिए दिए जाने वाले पैसे पर रोक लगा दी है और साफ कर दिया है कि जो पैसा बचेगा वो मुस्लिम बच्चियों की पढ़ाई में लगाया जाएगा। अब क्या इस पर सियासत हो सकती है? क्या ये मुस्लिम विरोधी फैसला है, या फिर इसे एक उदारवादी नजरिए से देखना होगा और विकास की दृष्टि से भी देखना होगा? इस पर चर्चा कर रहे हैं सैयद जफर इस्लाम हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, राजपाल कश्यप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अमीर जमई लेफ्ट के नेता, और मुबारक हसन जो कि मुस्लिम धर्मगुरु हैं हमारे साथ। मुबारक भाई, अब आप बताइए कि इस फैसले से क्या आपको दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, क्या आपकी राय है? मुद्दा ये सिर्फ ये हज सब्सिडी का नहीं है, इसके अलावा इतने सारे मुद्दे हैं मुसलमानों में रोजगारी को लेकर के और तालीम को लेकर के, और जो गुर्बत है मुसलमानों में उस पर केंद्र सरकार क्या काम कर रही है। ये हज सब्सिडी तो एक बहाना है। अभी जो 1-2 दिन पहले अभी ये सुप्रीम कोर्ट के जो 4 जज आए, उन्होंने निकल के जो बयान दिया, इसको छुपाने के लिए केंद्र सरकार ये एक अपना खेल खेल रही है। और सैयद जफर इस्लाम साहब जो अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे और अमीर जामई जो बोल रहे थे, ठीक है, वो मेरी बात से एग्री नहीं करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम न्यूज चैनल पे बैठ करके किसी को हम सर्टिफिकेट और सनद हम बांटते रहे कि आप अच्छे मुसलमान हैं, आप सच्चे हैं, आप गलत हैं, आपने टोपी लगा ली, आपने दाढ़ी लगा ली। ये मसला नहीं है जफर इस्लाम साहब। आप सोचिए कि हिंदुस्तान की जो हालत है वो हिंदुस्तान कहां पे जा रहा है। हिंदुस्तान में जो बेरोजगारी है, आपने नोटबंदी करके जो आपने वादा किया था उस पे अभी तक हमारे सरकार ने क्या अमल किया, जीएसटी को लागू करके आपने क्या किया? मेरा सवाल सुन लीजिए, आपने जो कहा मैं ठीक है, मैं मान गया कि आप ये मेरा सवाल आ रहा हूं सर जफर भाई, आ रहा हूं आपके पास, कि आप ये कह रहे हैं कि मुद्दों से भटकाने के लिए ये हज सब्सिडी खत्म कर दी, ठीक,
लेकिन मेरा सवाल यह, थोड़ी देर के लिए मुद्दे अलग रखिए, वो मुद्दे मैं उठाता रहूंगा और पत्रकार होने के नाते हम लोग उठाते रहते हैं। मुझे ये बताइए, इस हज सब्सिडी के मुसलमानों के साथ तो कोई भी हमारे साथ ऐसा सुलूक अभी तक मुसलमानों के साथ केंद्र सरकार ने 4 सालों में नहीं किया, जिसकी हम उनसे तवक्को उम्मीद रख सकते हैं। इस्लाम में तो ये है, और अगर ये इस पैसे को जो मुसलमानों के लिए सबसे प्रखर आवाज बनते हैं, उन्होंने भी कहा था कि हज सब्सिडी खत्म कर दीजिए, तो वो भी असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों की आवाज बनते हैं, उन्होंने तक कहा था कि हज सब्सिडी खत्म होनी चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी साहब की अपनी जाती राय हो सकती है, अमीर जामी साहब की हो सकती है, जफर इस्लाम की, मैं इनकी बातों से एग्री नहीं करता हूं। मैं उससे अलग हट के बात कहता हूं कि इन पैसों को जो खर्च करने की बात हो रही है मुसलमान गरीब बच्चों और बच्चियों पर, मेरा ये मानना है कि इनकी नीयत में खोट है और ये पैसे इन बच्चों पे खर्च नहीं होंगे। मानसरोवर पर जितना सरकार खर्च कर रही है उस पर बोलने वाला कोई नहीं है। यहाँ पे जफर इस्लाम साहब भी इसके ऊपर अपनी जान बचाते हुए भाग रहे हैं, और वो इस्लाम साहब आप पर पहला और वो है, राजपाल भाई भी लगा रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले कि आप लोग जो अहम मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए ये फैसला लिया है आप लोगों ने इस वक्त पर। सुशांत जी दो तीन बातें जो उन्होंने कही है, मुबारक साहब उसका जवाब देते हैं, बड़ी संजीदगी से उनको सुना और यही उम्मीद करते थे उनसे कि वो संजीदगी से सुन के लोगों का जवाब दे, बीच में इंटरप्ट ना करें। देखिए, मैं किसी जाती तौर पे किसी को इसका मुझे ना हक है और ना मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि किसी को सर्टिफिकेट कोई अच्छा मुसलमान है, कोई अच्छा ये इस बात का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को है और वही डिसाइड कर सकता है कोई अच्छा मुसलमान है या नहीं है। दूसरी बात, मैं सर्टिफिकेट नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ चोगा पहनने और हुलिया बना लेने से कोई इस्लामिक हो जाता है तो शायद आप ही इस्लामिक होते, बाकी हमको तो कोई कुरान के बारे में कुछ मालूमात होती नहीं, जानकारी नहीं होती। लेकिन आपको नहीं, एक एक मिनट सुन लीजिए, मैं आपसे इस्लाम के बारे में, अगर हम आप आलिम दीन है या आप फाजिल दीन है, तो मैं आपसे अलग से चैनल से हट के मैं आपसे दीन इस्लाम के बारे में घंटों बात कर सकता हूं और आपको बहुत सारे चीजों पे चैलेंज कर सकता हूं आपकी समझदारी पे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तीसरी बात समझ लीजिए, अगर आप वाकई चाहते हैं कि मुस्लिम समाज का और मुस्लिम समुदाय का जो जिससे हम और आप बिलोंग करते हैं और अमीर जमाई साहब भी बिलोंग करते हैं, उनकी बेहतरी के लिए कुछ काम हो, तो ये हज सब्सिडी से नहीं काम होगा। उसके लिए आपको उनकी बेहतरी के बारे में सोचना पड़ेगा। उनकी बेहतरी, इस तरह के जो लोग दुकान बना के चलाते हैं धर्म गुरु बन के, उनसे हट के आपको उनके जैसे आपने बोली कि उनके बेहतरी काम कर रहे हैं आप। एक मिनट सुन लीजिए, के लिए कहाँ कर रहे हैं काम? अरे सुन वही तो, अरे सुन तो लीजिए, मैं आपको बोल रहा हूं, उसके बाद आप सवाल कीजिएगा। उसी बेहतरी के लिए ये सब्सिडी जो है उसका फायदा एयरलाइंस को, जैसे मैंने कहा, सर्विस प्रोवाइडर को होता था, लेकिन सर्विस प्रोवाइडर के अलावा किसी को नहीं होता है। इसका फायदा अब जो है मुस्लिम समाज के बच्चे बच्चियों को, मुस्लिम समाज की औरतों को, मुस्लिम समाज के बाकी लोगों को, ये समुदाय के लोगों को फायदा होगा। तो क्या नहीं होगा? जफर साहब एक सवाल मैं आपसे करता हूँ। जफर साहब एक सवाल बहुत करिए सवाल। मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री साहब इजराइल जाते हैं, इजराइल के प्रधानमंत्री यहाँ आते हैं, हमारे प्रधानमंत्री इजराइल जाकर के उस बच्ची को गले लगाते हैं जिसके वालिद मुंबई दहशतगर्दी हमले में शहीद हुए। तो मैं ये पूछता हूँ कि फलस्तीनी बच्चे को हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या कभी गले लगाया? क्या उनके लिए कभी कुछ सोचा? और इजराइल के जो प्रधानमंत्री आते हैं उनका आप इस तरीके से नहीं, सुन लीजिए, इस्तेकबाल करते हैं और आप कांग्रेस पे आप सवाल करते हैं कि क्या? मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या कांग्रेस क्या मुसलमान पार्टी है? क्या कांग्रेस सुन लीजिए, अब कांग्रेस क्या मुसलमान का चेहरा है? 6 मिनट का सवाल पूछेगा, उतना समय नहीं है, जवाब देने दीजिए। अब देखिए, इन्होंने कहा वो मोशे के बच्चे के बारे में जो दहशतगर्दी के वजह से उसके पेरेंट्स जो हिलाक हो गए थे और वो उसके बच्चे को मोदी जी ने गले लगाया। अरे थोड़ा तो समझदारी की बात कीजिए मुबारक साहब। चैनल पे बैठ के अगर समझदारी की कमी, तो आप समाज को, अपने मुस्लिम समाज को एक्सपोज करते हैं आप। देखिए फर्क, देखिए फलस्तीन का जहां तक मामला आया, हमारी सरकार का फैसला आपको मालूम है, इजराइल के खिलाफ वोट दिया यूनाइटेड नेशन में। आपको ये मालूम है कि नहीं? मालूम है, अभी भी 1 हफ्ते पहले मालूम है। तो उसके बाद की आपने एक बार भी जिक्र किया?
अरे जिक्र करने की क्या जरूरत है? आप जवाब दीजिए ना। आपने उस जिक्र करने की जरूरत है। अरे भाई आप जवाब दीजिए। आप उनको मुसलमानों के विरोधी बता रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक इजरायली बच्चे को गले लगा लिया। यूनाइटेड नेशन में फिलिस्तीन के लिए बोल नहीं कहा कि मुसलमान के विरोधी, मैंने ये नहीं कहा कि मुसलमान के विरोधी, मैंने अभी नहीं कहा। समाज के प्रतिनिधि बन गए। अरे तो आप तो बन रहे हैं भाई, कौन बन रहा है? मैं तो नहीं बन रहा हूँ, मैं तो नहीं बन रहा हूँ, मैं तो दुकान नहीं चला रहा हूँ। अरे मुंबई जफर भाई, मुंबई में जो अब मेरा सवाल सुन लीजिए, मैं दोनों और मेहमानों से भी सवाल लेना चाहता हूँ। मुबारक आजम का सवाल अब खत्म हो गया। इतनी भी अकल नहीं। मेरा सवाल सुन लीजिए जफर भाई, आपके अंदर बहुत अकल है भाई। समय कम है मेरे पास। आपके अंदर बहुत मेरा सवाल यह है जो मैंने आपसे इससे पहले भी पूछा था, बात इधर उधर हो गई उस बहसबाजी में, कि जो पैसा खर्च 2014 में इलाहाबाद कुंभ पर सेंटर ने 1150 करोड़ खर्च किए, यूपी गवर्नमेंट ने 11 करोड़। सिंहस्थ कुंभ पे 100 करोड़ खर्च हुए। मानसरोवर यात्रा पे यूपी सरकार 1 लाख रुपया का सब्सिडी देती है हर तीर्थयात्री को। दूसरी राज्यों में भी ऐसी स्कीम है। दिल्ली सरकार अभी स्कीम लाई है कि वो तीर्थ यात्रा कराएगी। क्या ये सारा पैसा बचाकर किसानों के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता? दूसरे हिंदू बच्चों के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता? बेरोजगारी खत्म करने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता? और क्या ये होगा? देखिए, जहां तक सिन्हा साहब का सवाल है, सिन्हा साहब एक मिनट बस, जहां तक स्टेट का सवाल है, ये स्टेट का सवाल है, मैं स्टेट के बारे में अभी इस पे टिप्पणी नहीं करूंगा। स्टेट का सवाल, अब स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग सरकारों, हर सरकार की कुछ न कुछ स्कीम है, लेकिन मैं सेंटर की चूंकि बात की तो आपके सेंटर के बारे में बताता हूं। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का स्पेशल डेस्क है, हज डेस्क, स्पेशल हज काउंसिल जद्दा में बैठता है। बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, आपको पता है कितनी कमेटियां हैं जो हज ऑर्गेनाइज करने में ये होती हैं। सिर्फ सब्सिडी एक चीज नहीं है, बहुत सारा खर्च जो है सेंटर ये तो कह सकता है ना सर कि कुंभ अगर हो रहा है या मानसरोवर यात्रा हो रही है तो ये राज्य सरकारें देके हम कोई पैसा नहीं देंगे, हम कोई खर्च नहीं करेंगे। ये तो केंद्र नहीं कहता। 2014 में कुंभ पर 1150 करोड़ खर्च किए केंद्र ने। मैं कह रहा हूं कि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को आप सब्सिडी से मत जोड़िए। सिन्हा साहब, मैं में पैसा दे रहे थे, जफर भाई को ये पूछना चाहता हूं, वो भी तो किसी हज यात्री को नहीं मिल रहा था। सुशांत भाई, मैं आपको नहीं सुशांत भाई, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, जो आप सरकार का जो आगे सर आगे एक्सपेंडिचर साइड का जो बैलेंस शीट जो होता है नहीं, तो उसमें जो है सब्सिडी जो है वो डायरेक्ट बेनिफिशियरी को होता है। आज हमारी सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करती है। जब वो बेनिफिट जाते ही नहीं है तो सब्सिडी किस बात का सब्सिडी भाई को एडमिनिस्ट्रेटिव बात रखिए, वो जनरल सुशांत भाई जो बोलता है रेवेन्यू, जिसको बोलता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाता है, उसमें बहुत सारे खर्चे जाते हैं। ठीक है अमित भाई बोलिए। सुशांत भाई, हमारे वजीर आजम ने कहा था फांसी पे चढ़ा देना अगर एयर इंडिया को जो है मैंने नहीं रोका, एयर इंडिया को मैंने नहीं बचाया। आखिर 49% जो है एफडीआई स्वदेशी का नारा देने वाली ये भाजपा और आरएसएस आखिर जो है विदेशी के हाथों में 49% हमारे एयर इंडिया को बेच दिया, जिसके डायरेक्टर जफर इस्लाम साहब बैठे हुए हैं और मुसलमान मामलों में यहाँ पे उपदेश दे रहे हैं। पहले जाके एयर इंडिया बचा लो, जिसको लेके जो है संसद की कमेटी में बवाल मचा हुआ है। 31 कमेटी मेंबर जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 16 लोगों ने उसका विरोध किया। और मैं इसमें जोड़ दूं, आप ये बताइए भाई, मैं रामदेव का इंटरव्यू करके आया हूं। गुरुजी मुझे आप ये बताइए, वो भी आपका विरोध, गुरुजी एफडीआई को लाकर जफर भाई बड़ी गलती की है सरकार ने। अरे जफर भाई, बाबा रामदेव का जफर भाई मुझे आप ये बता दो, अरे आपकी जानकारी के लिए अब आपकी पोल खुल रही है। अरे हमारी बात पूरी नहीं हुई है। अरे आपकी जानकारी के अरे जफर भाई जानकारी के लिए बताता हूँ कुछ चीजें। आप मेरी बात पूरी नहीं हुई है। क्वेश्चन ही खत्म काम कर देगा। एक बात ये बताइए, एक मिनट, खत्म होगा। जो किराया 25,000 रुपया पड़ता है किसी भी हज यात्री को, वो 50,000 रुपया क्यों देगा? ग्लोबल टेंडरिंग सैकड़ों एयरलाइंस की किस दिन करवाएंगे आप? मैं वेलकम करता हूं मुसलमान का, भारत के मुसलमानों को मैं शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने कहा कि हमें सब्सिडी नहीं चाहिए। वो कानून को मानते हैं, सेकुलर कानून को मानते हैं। जवाब दे यही सेकुलर कानून पूरे देश में जो त्योहारों पे हमारी सरकारें पैसा खर्च करती हैं, सुन लीजिए, करो ये हमारे देश। अमीर जमाई जी, आपका सवाल दोनों आप खुद ड्रॉप कर देंगे, प्लीज जवाब सुनेंगे। पहली बात एयर इंडिया का जो डिसइन्वेस्टमेंट जो हो रहा है,
ये 49% सारे एयरलाइंस के लिए। पहली बात तो सिर्फ एयर इंडिया के साथ जो ट्रीटमेंट हो रहा था वो आज उसको हटा दिया गया कि भाई एयर इंडिया भी अलाउड है, 49% जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आना चाहिए। लेकिन आप बात सुनिए, लेकिन अरे आप मैनेजमेंट जो है देश को वो नहीं देंगे। मैं माफी चाहूंगा, मेरे पास वक्त इतना ही था। पहले उसमें हो ना, लेकिन इतना जरूर है कि बहुत सारे लोग इस बात की तारीफ कर रहे हैं कि चलिए हज सब्सिडी खत्म होनी चाहिए थी, हज सब्सिडी नहीं देना चाहिए था, और पैसा अगर वाकई ईमानदारी से मुस्लिम बच्चियों की शिक्षा के लिए खर्च होगा तो किसी को ऐतराज नहीं है, या ज्यादातर लोगों को ऐतराज नहीं है। लेकिन जो दूसरे धार्मिक कार्यों पर भी पैसा सरकारें खर्च करती हैं उस पर भी विचार करें। तीर्थ यात्रा के नाम पर पैसा अगर दूसरे धर्मों को दिया जाता है तो उस पर भी विचार करें, और उस पर भी सोचें कि वो पैसा किसानों, गरीब बच्चों और गरीब लोगों के लिए इस्तेमाल हो सकता है या नहीं। महाबहस में आप सभी का बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।